बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन। आप सुन रहे हैं शोहराए आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीनो सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की छठी किस्त की जानिब। अरे, आप क्या दिवाली भी घर पर ही मनाएंगे? पूनम ने पूछा। बेटा जी, आज तो खैर से तुम्हारे बाबूजी भी खुश हैं, माताजी ने बाबूजी की तरफ देखते हुए कहा, जो मिठाई के डब्बे पकड़े अंदर दाखिल हो रहे थे। पूनम बेटे, ये डब्बा ले लो और दूबे जी के घर दे आओ, उन्होंने पूनम को डब्बा थमाते हुए कहा। आप चलिए ना मेरे साथ, पूनम ने मुझसे कहा। हाँ बेटा, इसे भी घुमा लाओ, मूसी जी ने मुझे कहा। उन लोगों का ख्याल था चूंकि मैं पहली दिवाली घर से बाहर मना रहा हूं, इसीलिए उदास हूं। आओ चलते हैं, मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद बाबूजी की खटारा सी मोटरसाइकिल, जिसे अब हमने खासी बेहतर शक्ल दे रखी थी, मुझे और पूनम को उड़ाए लिए जा रही थी। दूबे जी का घर इत्तफाक से उसी सड़क के नज़दीक वाली आबादी में था। पूनम तो अंदर चली गई, मैं उसके बज़िद होने के बावजूद ना गया। जल्दी आना, मैंने जाते जाते कहा। क्यों? इसने एक अदाए दिलरुबा से मुड़ते हुए पूछा। तुम्हें भगाकर लेकर जाना है। ओ, फिर तो अभी आई, कहकर वो चली गई। जूं जूं शाम गहरी होती जा रही थी, दिवाली की तकरीब अपने उरूज पर पहुंच रही थी। 5-6 मिनट तक मैं बच्चों की आतशबाजी से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर पूनम आ गई। चलिए श्रीमान जी, हम भी देखें आपके तेवर, उसने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। इस मर्तबा किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। बातें करना तो कोई आपसे सीखे, उसने मेरी पीठ पर हल्की सी धौल जमाते हुए कहा। और मौजू बदलना तुमसे, मैंने गर्दन मोड़ते हुए कहा। अपने फिक्रे का खुशगवार रद्द-ए-अमल मैं उसके चेहरे पर देख तो ना सका, लेकिन मेरे कंधे पर रखे उसके खूबसूरत हाथों की लर्जिश से महसूस जरूर कर लिया। कहाँ के इरादे हैं महाराज? उसने मुझे एक वीरान सड़क पर मोड़ काटते देखकर पूछा। क्या अगवा होने वाले शोर नहीं मचाया करते? मैंने दूर से नजर आते आर्मी के बड़े बड़े व्हीकल्स पर नजरें जमाते हुए कहा। वाह जी, ये भी खूब धौंस है, यानी गर्दन भी कटवाइए और मरहबा भी कहिए। मोटरसाइकिल मैंने रोक दी। सामने एक खूबसूरत सी पहाड़ी नजर आ रही थी, जो यकीनन सैरगाह ही थी, लेकिन यह अजब बात कि वहां कोई नजर ना आता था। शायद आर्मी के यहां डिप्लॉय होने के बाद लोगों की आमदोरफ्त ममनू हो चुकी थी। सर्दी अपना जोबन दिखा रही थी। पूनम ने कंधे पर रखी शॉल को मजबूती के साथ अपने जिस्म पर लपेट लिया था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले उसी तरफ चल दिए जहां तफरीगाह के नज़दीक मुझे आर्मी के व्हीकल्स नजर आ रही थीं। गालबन वो लोग भी दिवाली की वजह से शुगले मै नोशी में मसरूफ थे। शायद इसीलिए हमें उनके इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर लाइटें कहीं कहीं रोशन थीं, ज़्यादातर बल्ब खराब थे। पूनम, तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने चलते चलते पूछा। नहीं तो, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? तुमने पूछा क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। प्रकाश बाबू, बसा औकात मुझे भी तुम्हारी किसी हरकत का मतलब समझ नहीं आता। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे हिंदू होने पर भी शक सा होने लगता है। मेरा दिल अचानक उसके इस फिक्रे पर धड़का। पूनम ने एक लंबा सांस लिया और दोबारा बोली। तुम में उन लोगों जैसी बात है ही क्या? मैं शराब से इतनी नफरत करती हूं जितनी मुझे यमराज से है, लेकिन मुझे हैरत होती है कि तुम हिंदू नौजवान हो और शराब नहीं पीते। तुमने अभी तक मुझे किसी गलत हरकत के लिए नहीं कहा, जबकि हमारे मुआशरे में मोहब्बत का आगाज ही ऐसी घटिया हरकतों से होता है। या तो तुम अगले जन्म के कोई अवतार हो जो मानिश के रूप में परघट होकर आ गया हो, या फिर गधा हूं जिसे खूबसूरत लड़कियों से डीलिंग करनी नहीं आती। मैंने उसका हाथ दबाते हुए उसका फिक्रा उचक लिया। बहरहाल प्रकाश बाबू, जब कोई नारी किसी से प्यार करती है तो उसे अपना शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा भी सौंप देती है। मुझे न जाने पिछले कितने जन्मों से तुम्हारी तलाश थी। मेरा आइडियल ऐसा ही था, उलझा उलझा,
सबसे अलग थलग। जिस रोज़ पहली बार मैंने तुम्हारी दस्तक पर दरवाज़ा खोला था तो तुम हमारे घर ही नहीं बल्कि खुले किवाड़ों के रास्ते मेरे दिल में आन बसे थे। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई थी। मेरा धर्म है प्रकाश बाबू कि तुम कभी मेरा विश्वासघात नहीं करोगे। पूनम का लहजा बड़ा पुरएतमाद था। मैंने उसकी बातों का जवाब ना दिया। वो वाकई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लड़की थी। हम दोनों अब उन व्हीकल्स के करीब से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे आर्मी ने पड़ाव डाल रखा था। ये सड़क एक कस्बे को जाती थी, लेकिन आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। हम दोनों सड़क के किनारे लगे खूबसूरत बाग में एक पत्थर के बेंच पर बैठ गए। चढ़ते चांद की रात थी। सामने का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। मेरे आंखों के रास्ते व्हीकल्स पर लदे सामान और वहां पहाड़ी के एक तरफ नस्ब रेडार के एंटेना की बनावट दिमाग पर नक्श हो रहे थे। ये नई किस्म का असलहा था। मुझे खुशी थी। मैंने एक खुफिया हथियार का, जो भारतीय फौज के तसरुफ में है, खोज लगा लिया था। लेकिन हैरानगी हो रही थी कि आखिर इतनी अहम चीज को इतने गैर हिफाजती और नाकिस इंतजाम के साथ नस्ब करने का क्या तुक है। फिर मेरे दिमाग ने इस सिलसिले में रहनुमाई की और मैं इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस की चाल समझ गया। इमरजेंसी होने की वजह से चूंकि तमाम आर्मी के निशानात वगैरह तो मिट्टी से छुपे ही होते हैं, इसके अलावा भी इन हालात में गन्स को बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लाज किया जाता था। अगर उनके गिर्द खास पहरा भी लगा दिया जाता तो उस इलाके में मौजूद दुश्मन इंटेलिजेंस को शक होना लाजमी था। शायद इसीलिए उन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया था। अगर मैं भी हथियारों की खास किस्म की साख्त पर गौर ना करता तो उसे इंडिया की रवायती फौज की कोई बटालियन समझकर नज़रअंदाज कर देता। तुम्हें पाकर मैंने बहुत कुछ पा लिया है पूनम। मुझसे खुशी छुपाई ना जा सकी और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, अब जाहिर है आप फिल्मी डायलॉग ही बोलेंगे। पूनम की हंसी से फजाओं में सुरीली घंटियां बजने लगीं। हम वापस मोटरसाइकिल की तरफ आ रहे थे जब अचानक हमारे पीछे रोशनी का एक तूफान सा उठा। यकदम मैंने पूनम का हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींचा तो वो मुझसे टकरा गई। हम दोनों पर ही उस टकराव ने कियामत ढा दी थी। अभी इस हादसे से संभलने ना पाए थे कि एक जीप करीब आकर ठहर गई। जीप में एक सार्जेंट और 2 सिपाही बैठे थे। शायद हमें मुश्तबा जानकर आ गए थे। सुनिए महाराज, सार्जेंट गालबन हमारी असलियत जान गया था। सुनाइए महाराज, मैंने उसी लहजे में कदरे शोखी से जवाब दिया। मेरे दिल की हालत खुदा ही जानता है। इस समय यहां आपकी मौजूदगी और दिवाली रात की हसीन रात तो ठीक है, लेकिन यह माहौल प्रेम करने के लिए साजगार नहीं। इसने पहले पूनम की तरफ और फिर सामने मिलिट्री कॉन्वॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ माय डियर ऑफिसर, छोटा सा तो शहर है, यकीन मानिए कोई गोशा भी तो खाली नहीं मिला। मोहब्बत के मारे यहां चले आए थे, लेकिन क्या मालूम था कि यहां भी। मैंने बड़े सोगवार और फिल्मी अंदाज में जवाब दिया। इस मदाखलत के लिए क्षमा कीजिए, मेरा टेंट हाजिर है। वो भी कोई मोहब्बत का मारा दिखाई दे रहा था। धन्यवाद आपका महाराज, अब तो चलना ही चाहिए, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। दिवाली मुबारक, कहते हुए उसने जीप दोबारा स्टार्ट कर दी। दिवाली मुबारक, हम दोनों ने भी एक साथ ही कहा। गधे का बच्चा, मैंने उसके जाते ही कहा। कमबख्त ने इसी वक्त आना था। शुक्र करो कोई अच्छा आदमी था, वरना दिवाली किसी थाने में मनाते, पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा साथ हो तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। मेरी बात पर पूनम बेख्तियार हंसती और फजाओं का हुस्न दो चंद हो गया। खासी देर तक हम रायकोट में मुख्तलिफ जगह दिवाली की रात से लुत्फानंदोज होते रहे। सारा शहर शराब के नशे में धुत था। सड़क पर 2-3 मरतबा हमें नौजवान लड़कों ने घेर लिया और फोहश फिक्रें कस कर जाने की इजाज़त दी। एक मरतबा तो मेरा खून खोला, लेकिन पूनम ने मुझसे वचन लिया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अजब तूफान बदतमीजी चारों तरफ बरपा था। लोग सड़क के दरमियान खड़े होकर भड़के मार रहे थे। फजा में चारों तरफ आग ही आग फैली नजर आती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आग से खेल रहे थे। शहर के बाहर से एक लंबा चक्कर काटकर
हम लोग घर पहुंचे। अगर सारा भारत पागल हो गया है तो क्या मैं भी कुएं में छलांग लगा दूं? उन्होंने माताजी से कहा। हरे राम, आज तो परमात्मा को याद कर लो। एक दफा सारे जीवन में मंदिर की शक्ल नहीं देखी, पंडित का बेटा, और ऐसी ऐसी बातें। माताजी और बाबूजी की खुशगवार बहस बड़ी पुरलुत्फ होती थी। देखी थी एक मर्तबा जब तुम्हारे साथ भागकर शादी की थी, और आज तक पछता रहा हूं, उन्होंने हंसते हंसते कहा। बच्चों के सामने ही कुछ शर्म कर लिया करो, माताजी ने मूसी जी के पीछे बाहर जाते हुए कहा। नपटू और पूनम भी उनके साथ ही बाहर चले गए। दिवाली की रात मंदिरों में खासी पूजा पाठ होती थी। अब आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। प्रकाश और सालग्राम भी थोड़ी देर बाद आ गए और मुझे साथ लेकर चले गए। मैं तो तकरीबन आध घंटे बाद ही खिसक कर घर आ गया, क्योंकि ऐसी लग़वियात में मैं इससे ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया और हवाई अड्डे के उस खास हिस्से के मुतालिक सोचने लगा जो अभी मेरी नज़रों से पोशीदा था। वहां पहुंचने का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैंने पूनम की मोहब्बत को अपने फ़राइज़ के दरमियान दीवार नहीं बनने दिया था। काम बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ महफूज तरीके से अंजाम पा रहा था, और मैं अपने वतन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के बिछाए जाल को तोड़कर अहम इत्तलात हासिल कर रहा था। ये इत्तलात मेरे वतन बड़ी हिफाजत और इजलत के साथ पहुंच रही थीं। दिवाली की रात किसी को सोना किस्मत से ही नसीब होता है, क्योंकि सारी रात पटाखों की आवाज़ें जान को आई रहती हैं। लेकिन मेरी आंख सुबह जल्द ही खुल गई। चारों तरफ शोर बरपा था। इर्द गिर्द के वो मंदिर और गुरुद्वारे जहां सिवाय पुजारी के और कोई घुसने का नाम भी नहीं लेता था, वहां से भी कानों के पर्दे फाड़ देने वाली भजों की आवाज़ें आ रही थीं। शहर के लोग सारी रात जागते रहे थे और आतिशबाजी भी मुसलसल हो रही थी। दिवाली मुबारक, सुबह पूनम ने प्रकाश का और मेरा कंबल उठाकर एक कोने में फेंकते हुए कहा। दिवाली आई भी और गुजर भी गई। पूनम की कोई बात मेरे लिए और मेरी कोई बात बज़ाहिर इसके लिए पराई नहीं थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को इस असना में अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया था। इकट्ठे जीने मरने के पैमान बांध लिए थे। मुझे उसके कॉलेज और दौरान तालीम फारिग पीरियड्स का पूरा इल्म हो चुका था। पूनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लुधियाना में इसे रोज़ मिला करूँगा। लुधियाना पहुंचने के दूसरे ही रोज़ एक पैगाम मेरा मुंतज़र था, और अब मैं एक अहम मिशन पर बटाला जा रहा था। बटाला सरहदी इलाका है। यहाँ से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों को गुरदासपुर जेल में रखा जाता था, जहाँ से वो लोग तारीख़ पेशी भुगतने के लिए बटाला आते थे। हमें अपने एक अहम साथी को पुलिस की हिरासत से आज़ाद करवाना था। दुश्मन मुल्क की भरी पड़ी कचहरी में से अपने किसी साथी को अगवा करके ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये ज़िंदगी और मौत का खेल था, जिसमें मौत की जीत के इम्कानात ज़्यादा ही रोशन दिखाई देते थे। इस सिलसिले में अपने मकामी दोस्तों की मदद हासिल करना ज़रूरी था। मैंने प्रकाश को यही बहाना किया था कि माल का ऑर्डर वसूल करने यूपी की तरफ जा रहा हूँ। ये इंतहाई माकूल बहाना था, जिसकी आड़ में मुझे अपनी सरगर्मियाँ जारी रखना थी। मैं अपने तय करदा प्लान के मुताबिक बटाला आ गया। यहाँ मुझे अपने एक दोस्त से, जो मेरे मुल्क की इंटेलिजेंस का ख़ास आदमी था, मुलाकात करना थी। किसी भी जासूस के लिए दूसरे साथी जासूस से मुलाकात बड़ा जान जोखों का काम है, क्योंकि वो शख्स हाल ही में सरहद पार करके आया होता है, और इस बात का इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है कि वो कहीं दुश्मन इंटेलिजेंस के हत्थे ना चढ़ गया हो। अगर दुश्मन किसी ऐसे शख्स को काबू कर ले जो इनके मुल्क में रिहाइश पजीर अपने साथी का कोई पैगाम वसूल करने जा रहा है, तो वो उनके लिए खुसूसी तोहफा होता है, क्योंकि इस शख्स के ज़रिए वो पहले से उनकी सोसाइटी के काफ़ी अंदर तक घुसकर महफूज हो जाने वाले जासूस तक जा पहुंचते हैं। अव्वल तो इंटेलिजेंस का तफ्तीश का तरीका ही इतना अजियतनाक होता है कि किसी न किसी मरहले पर गिरफ्तार शुदा शख्स उनके आगे हथियार डाल देता है और अपने साथी का पता बता देता है। उसके अलावा सबसे बड़ा खतरा डबल एजेंट्स का भी है,
जो दुनिया की करीबन हर इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं और थोड़े से इनाम के लालच में अपने साथी को गिरफ्तार करवा देते हैं। मैं बजाय उस जगह जाने के जहां मुझे अपने साथी से मिलना था, बटाला के लारी अड्डे पर चला आया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सिर्फ उन खास निशानियों से मैंने उसे पहचान कर उससे पैगाम वसूल करना और मिलकर मंसूबाबंदी करनी थी। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद मुझे बिल आखिर वो एक सरहदी इलाके की तरफ से आने वाली बस में से उतरता नजर आया। काफी मोहतात आदमी था, खासा चौकन्ना नजर आ रहा था। बस से उतरकर उसने बजाय इधर उधर अजनबियों की तरह देखने के चुपचाप अपनी राह ली। बस के इर्द गिर्द फौरन 2-3 सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हो गए थे, लेकिन क्या मजाल जो उस पर किसी को जरा बराबर भी शक गुजरा हो। नवारिद दरमियानी उम्र और मजबूत जिस्म का मालिक एक बूटे से कद का आदमी था। मैंने बस से उतरते ही उसका ताकुब शुरू कर दिया, लेकिन लाख चलाक होशियार और मेरे ही मुल्क का तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं इस चक्कर में रहा कि मुबादा कोई उस पर नज़र रखे हुए तो नहीं, या फिर इंडियन इंटेलिजेंस वाले उसे मेरे लिए बतौर चारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अभी हमारी मुलाकात के वक्त में 10-15 मिनट बाकी थे। नवारिद लारी अड्डे पर बने एक चाय के स्टॉल में जा घुसा। उसकी वापसी ऐन वक्त पर हुई। जैसे ही वो स्टॉल से बाहर निकला, मैं तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उससे टकरा गया। क्षमा करना महाराज जी, बटाला आकर अकल ठिकाने नहीं रहती दिल्ली वालों की, मैंने माजरत करते हुए अपना मखसूस कोड फिक्रा कहा। दिल्ली की क्या बात है जनाब, अच्छा आप क्या दिल्ली से आए हैं? उसने भी मेरे साथ चलते चलते कहा। सिगरेट होगा आपके पास? मैंने कहा। माचिस नहीं है, वो बोला। आइए आइए चाय पी लें, मैंने कहा। हम दोनों ने मखसूस अल्फाज इन फिक्रों में इस्तेमाल करके एक दूसरे को अपनी शनाख्त करवा दी थी। मैंने भी उसकी तरह देहाती कपड़े पहन रखे थे और एक कपड़े का थैला हाथ में पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करते लारी अड्डे के बाहर कचहरी के नज़दीक एक होटल में बने छोटे से कैबिन में जा बैठे। नवारिद ने, जिसको जसवंत नाम अलॉट हुआ था, तमाम तफसीलात से मुझे एक मर्तबा फिर आगाह किया। हमने ये काम अपने भारतीय दोस्तों की मदद से अंजाम देना था, लेकिन वो भी इस तरह कि उन्हें इस बात की कानो कान खबर ना हो कि जिसे हम पुलिस से छीनने जा रहे हैं वो शख्स कौन है। उनके नज़दीक तो वो ख़ास शख्स हमारे मुल्क का एक माना हुआ स्मगलर था, जिसके भारतीय पुलिस के कब्जे में रहने से तमाम कारोबार का बेड़ा गर्क होने का खतरा था, और हमारे भारतीय दोस्तों को मजीद माल इसी सूरत में मिल सकता था जब हमारा ये अहम साथी रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचेगा। तमाम तफसीलात अच्छी तरह तय करने के बाद हम दोनों उठे और एक दूसरी लारी के जरिए उन स्मगलर भारतीय दोस्तों के डेरे की तरफ चल दिए। हम लोग वहां रात गए पहुंचे थे। हमारे भारतीय दोस्त चरण सिंह ने बड़ी फराख दिली से मेरा इस्तकबाल किया। मेरे साथी को वो पाकिस्तान के एक तगड़े स्मगलर की हैसियत से अच्छी तरह जानते थे और उन्हें ये भी इल्म था कि उसी तगड़े स्मगलर की वजह से वो आज लखपति बने हुए थे, वरना वो तो मामूली से ज़मींदार थे। जसवंत ने मेरा तारुफ सूबाए सरहद के बहुत बड़े आड़ती के बेटे की हैसियत से करवाया। चरण सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। कीड़ी दे कारण नारायण आ गए महाराज, उसने मुझसे गर्मजोशी से बगलगीर होते हुए कहा। चरण सिंह के साथी 3-4 मुर्ग ले आए, जिन्हें मेरे पाकिस्तानी साथी जसवंत ने हलाल किया और चरण सिंह ने उन्हें पकवाने के लिए घर भेज दिया। हम लोग तो झटका नहीं खाते थे, लेकिन वो हलाल ज़रूर खा लेते थे। हमारी इतलात के मुताबिक मतलूबा साथी, जिसे पुलिस की हिरासत से आज़ाद करवाना था, वो अगले रोज़ तारीख़ पेशी पर गुरदासपुर जेल से बटाला आ रहा था। गुरदासपुर से बटाला आने वाले मुल्ज़िमान को प्राइवेट बसों पर लाया जाता था। चरण सिंह ने मंसूबे के मुताबिक 2 आदमी फ़ौरन रवाना कर दिए। उन्हें तमाम बातें तफसील से समझाकर उनके हिस्से के काम से आगाह कर दिया गया था। ये दोनों चरण सिंह के इंतहाई ख़ास आदमी थे। हम दोनों को भी चरण सिंह ने रात गए एक प्राइवेट कार के ज़रिए उस मखसूस इलाके में पहुंचा दिया था जहां से हमने अपनी कार्रवाई का आगाज़ करना था। हमने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए गुरदासपुर से बटाला आने वाली सड़क के ऐसे हिस्से को मुंतखब किया था जहां चरण सिंह का अपना एक मखसूस अड्डा था और वो करीबन सारे का सारा गांव
उसके ख़ास लोगों पर मुश्तमिल था। ये गांव अमूमन स्मगलरों के गांव के नाम से मशहूर था और यहाँ के मकीन स्मगलिंग के अलावा भी बहुत से गलत काम करते रहते थे। हमारी इतलात के मुताबिक हमारे आदमी को किसी भी प्राइवेट लॉरी में वहाँ से 9 और 10 बजे के दरमियान गुजरना था। लॉरी में उसके हमरा गार्ड के 2 सिपाही और एक हवालदार मौजूद थे, जिनके पास सिर्फ एक 303 की राइफल थी। करीबन 8 बजे उस जगह की चरण सिंह ने अपने 5-6 साथियों के हमरा नाकाबंदी कर ली। अब हम लोग शिद्दत से उस खास लॉरी के मुंतज़र थे जिसमें मुल्ज़िमान हमारे भारतीय दोस्त के हमरा आ रहे थे। हमारा वो साथी जिसे अगवा होना था, उसे जेल में इतला मिल चुकी थी और वो भी अपनी बिसात के मुताबिक तैयारी के साथ आ रहा था। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।